हॅलो एव्हरीवन. आपण बीएलच्या लेक्चर मध्ये पुढे कंटिन्यू करणार आहोत. आपलं थर्ड युनिट सुरू आहे आणि आपण थर्ड युनिट मध्ये मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन आणि आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन, मेमोरेंडम मध्ये काय सांगितलं होतं किंवा एओए मध्ये काय सांगितलं होतं, त्याचा जो डिफरन्स आहे, डिफरन्सिंग पॉइंट्स आहेत, ते आपण आजच्या लेक्चर मध्ये बघणार आहोत. तर मेमोरेंडम म्हणजे काय आहे हे मी तुम्हाला आता या पॉइंट्स मध्ये पुन्हा एकदा रिपीट अगेन एक्सप्लेन करेन. सो आपण क्रायटेरिया पासून स्टार्ट करूया. लेट्स सी फर्स्ट क्रायटेरिया इज दॅट फंडामेंटल कंडिशंस आर इंटरनल रेगुलेशंस. अभी फंडामेंटल कंडीशंस और इंटरनल रेगुलेशंस किस तरह से बनाए गए हैं? हम मेमोरेंडम के अंदर देख सकते हैं, मेमोरेंडम कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच द कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड. अभी ये त्याला आपण म्हणतो कायदेशीर मान्यता असलेली कंपनी आहे. मग या कंपनीमध्ये कशा पद्धतीची कंडिशन असेल, तर फंडामेंटल कंडिशन असेल, बेसिक थिंग्स रहेंगे इसके अंदर बिल्कुल. तो कंडीशंस आर इंट्रोड्यूस फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स एंड आउटसाइड पब्लिक. यानी कि मेमोरेंडम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रूल्स डिफाइन करेंगे, एक्टिविटीज को डिफाइन करेंगे, पर्पस बताया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाएगा. तो ऑब्वियसली ये सब जो प्रोविजन है वो किसके लिए बेनिफिशियल है? क्रेडिटर्स जो है, कंपनी को क्रेडिट करने वाले या शेयर होल्डर्स जो है, आउटसाइड पब्लिक जो है, उनके लिए ये बेनिफिशियल रहेंगे. ये जो कंडीशंस हम एमओए के अंदर देने वाले हैं, तो जैसे मैंने बताया कि आपका पर्पस सही है तो कंपनी ऑब्वियसली सोसाइटी के लिए अच्छा ही कुछ करेगी. पर्पस कैसा है, इसके बाद ही ये देखने के बाद ही हम क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, क्रेडिटर्स वगैरह. तो इसके लिए ये बेनिफिशियल है इन सब लोगों के लिए. आर्टिकल्स के अंदर फंडामेंटल कंडीशंस कैसे हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी. यानी कि मैंने पहले ही बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस है वो सब इस एओए के अंदर बनाए जाते हैं. तो ये इंटरनल रेगुलेशंस है. ओके ना? So they provide the manner in which the company is to be carried and its proceedings disposed of. यानी कि इस रूल्स रेगुलेशंस का फायदा किस चीज के लिए होगा? प्रोसीडिंग के लिए होगा. जो मैनर्स है वो मैनर्स दिए जाएंगे. एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से परफॉर्म करना है, उनका परफॉर्मेंस किस तरह का होगा, ये डिसाइड किया जाएगा ये एओए के अंदर. तो ये इंटरनल रेगुलेशंस है. और जो एमओए है वो आउटसाइडर्स के लिए है. एमओए के थ्रू एमओए जो है वो बेनिफिशियल भी आउटसाइडर्स के लिए है. ओके ना? सो सेकेंड क्राइटेरिया इज, सेकेंड में अभी है डोमिनेंट और सबऑर्डिनेट. अभी डोमिनेंट क्या है, सबऑर्डिनेट क्या है? डोमिनेंट यानी कि ज्याला आपण म्हणतो स्ट्रॉन्ग. द मेमोरेंडम इज डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट. ऐसा बताया कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, डोमिनेंट क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से बेनिफिट्स मिलते हैं ऑल पर्संस को जो भी इसमें इससे कनेक्टेड है. जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि क्रेडिटर्स है, शेयर होल्डर्स है, आउटसाइड पब्लिक है, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है. एमओए जो है, जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, एज इट स्टेट्स द पर्पसेस फॉर विच द कंपनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस. इसकी वजह से कंपनी का एग्जिस्टेंस बनता है. कंपनी जो फॉर्म होती है, क्रेडिटर्स है, बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स आपके हाथ में है, तो ऑब्वियसली आपका एग्जिस्टेंस बढ़िया ही रहेगा. सो इट इज अ डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट. ओके. ये एओए जो है, आर्टिकल्स आर ऑलवेज हेल्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम. अभी मेमोरेंडम के अंदर कंपनी का पर्पस, एक्टिविटीज डिफाइन किए, उसके बाद आर्टिकल्स बनाया गया. आर्टिकल क्या करता है? मेमोरेंडम के लिए सबऑर्डिनेट का काम करता है. सबऑर्डिनेट का काम क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, आर्टिकल्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन आता है. एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो ऑब्वियसली मेमोरेंडम कुछ अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट के लेवल पे ये आर्टिकल्स काम करेंगे मेमोरेंडम के अंदर, बिकॉज दे आर नियर इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी. हम लोग बाहर के लोगों के लिए तो रेगुलेशंस बना सकते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, लेकिन इंटरनल रेगुलेशंस किस तरह के, इंटरनल परफॉर्मेंस आपके एम्प्लॉय का किस तरह का है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है. सो ये सबऑर्डिनेट का काम करता है आर्टिकल्स. ओके, समझ में आ रहा है ना? थर्ड क्राइटेरिया इज द मेथड्स ऑफ अल्टरेशन. अभी चेंजेस कैसे आते हैं, जैसे हमने देखा ना
कि मेमोरेंडम के अंदर चेंजेस करने हैं या आर्टिकल्स के अंदर, तो वो भी एक डिफरेंसिंग पॉइंट है। तो अलग अलग प्रोविजन है ना दो चीजों में। सो सेक्शन 13 प्रोवाइड्स दैट सम ऑफ द कंडीशंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन contained in the memorandum, such as the object clause and the registered office clause, cannot be altered except by the special resolution of the company and with the sanction of the central government. यहाँ पे एमओए के अंदर मुझे कोई भी चेंज करना है तो ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना है, मेरे ऑब्जेक्ट्स चेंज करने हैं एज पर कंडीशन, अगर मुझे लग रहा है कोविड-19 की सिचुएशन है उसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस चाहिए, मेरे ऑब्जेक्ट अगर मेरा जैसे मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो तो सेलिंग में मेरा पर्पस क्या था कि पर डे इतना सेल होना चाहिए, 100 पैकेट सेल होने चाहिए। लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन में अगर ये पॉसिबल नहीं, मुझे ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना है, इसमें अल्टरेशन करना है, ऑब्वियसली ये चेंज मैं खुद से नहीं कर सकती। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जो है, ऑफिस कहाँ पे होगा, कौन सी स्टेट से बिलोंग करेगा, ये जो हमने स्टडी किया, ऑफिस की प्लेस चेंज करनी है, तो ये जो भी चेंजेस है उसके लिए मुझे एक रिसोल्युशन करना होगा, स्पेशल रिसोल्युशन, त्याला आपण मराठीत ठराव करणं असं म्हणतो। आणि त्याला तुम्हाला ते सँक्शन कोणी केलं पाहिजे, सेंट्रल गव्हर्नमेंटची त्याला परमिशन असली पाहिजे, त्यानंतरच आपण त्या एमओए मध्ये कुठलाही बदल करू शकतो। समजतं ना इथपर्यंत? अभी आर्टिकल्स के अंदर क्या है, अगर कोई चेंज करना है अंडर सेक्शन 14, on the other hand, provides that the articles of association can be altered simply by special resolution. It does not require the sanction of the central government or of any other authority. आर्टिकल्स में अगर मुझे कोई भी चेंज करना है तो एक स्पेशल रिसोल्युशन लिया जाएगा, एक ठराव मंजूर केला जाईल, पास केला जाईल। ठराव करणं म्हणजे काय असतं की सगळ्या मेंबर्सची परमिशन घेणं, त्यानंतर एखाद्या गोष्टीसाठी जसं ऍक्सेप्टन्स मिळाला, आपण कसं करतो की सपोज आपल्याला आता क्लास सीआर करायचा आहे, मी तुम्हाला एक मुद्दाम एक्झाम्पल देते, मग त्याच्यासाठी जर एका पर्सनची डिमांड सगळ्या पूर्ण क्लासची असेल तर आपण इलेक्शन वगैरे काही करत नाही आहोत, आपण तो एक ठराव मंजूर केला जातो की हा पर्सन जो आहे आजपासून तुमचा क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह असेल। ते जर आपण यामध्ये तुम्हाला कुठल्याही म्हणजे जसं आर्टिकल्स मध्ये बदल करायचे, आपण ऍडमिनिस्ट्रेशन साठी जे रूल्स रेग्युलेशन्स बनवले त्यामध्ये काही चेंजेस असतील तर मग मला सेंट्रल गव्हर्नमेंटची परमिशन घेण्याची, सँक्शन तो ठराव मंजूर करून घेण्याची सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या थ्रू काही गरज पडणार नाही। तो यहाँ पे हम इजीली क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जो मेथड है अल्टरेशन की वो इस तरह की है। इज दैट क्लियर? फोर्थ वन तुम्ही बघू शकता, इफेक्ट ऑफ एक्ट्स डन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एमओए एओए। अभी यहाँ पे जो कॉन्ट्रावेंशन है वो किस तरह का है, आप देख सकते हैं कि बहुत बार हम, जैसे मैंने बताया कि रूल्स तो बनाए जाते हैं, अगर रूल्स कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो एमओए के अंदर उसके लिए क्या प्रोविजन है, एओ के अंदर क्या प्रोविजन है, कोई अगर रूल्स फॉलो, कॉन्ट्रावेंशन का मीनिंग क्या है की तुम्ही रूल्स तोडताय, उल्लंघन करणं ज्याला आपण म्हणतो, तर हे जर करत असतील, सो इफ अ कंपनी डज समथिंग आउटसाइड द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम, इट इज एब्सोल्युटली नल and void and incapable of ratification। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके अलावा इफेक्ट ऑफ एक्ट्स डन इन कॉन्ट्रावेंशन मतलब क्या है कि जो एक्टिविटीज आपने एमओए के अंदर डिसाइड किए हैं उससे अगर आप कुछ अलग कर रहे हैं तो यहाँ पे उसके स्कोप नहीं है, एब्सोल्युटली नल, म्हणजे त्या सगळ्या निरर्थक गोष्टी होती। मेरा ऑब्जेक्ट क्या था और मैं कौन सा काम कर रही हूँ। मेरा ऑब्जेक्ट अगर क्या है कि अभी अगर मेरा लेक्चर का टाइम है, मुझे लेक्चर कंडक्ट करना चाहिए एज अ स्टूडेंट, ये मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरे लिए बनाया गया एक मतलब ये एक्टिविटी जरूरी है। उसके अलावा अगर मैं असाइनमेंट किसी और टीचर की, किसी और सब्जेक्ट की इस लेक्चर के अंदर मैं कंप्लीट कर रही हूँ तो एब्सोल्युटली इट्स रॉन्ग, इट्स नल, मतलब क्या है कि हे सगळं चुकी निरर्थक होईल, त्याला काही अर्थ मीनिंग असणार नाहीये। एंड वॉइड आल्सो एंड इनकैपेबल ऑफ रेटिफिकेशन। तो इस तरह के काम के लिए आपको कभी भी परमिशन नहीं दी जाती एमओए के अंदर, अगर आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो। इफ अभी आर्टिकल्स के अंदर क्या है प्रोविजन, इफ कंपनी डज समथिंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ इट्स आर्टिकल्स, इट इज ओनली एन इरेगुलरिटी एंड कैन ऑलवेज बी कंफर्म बाय द शेयर होल्डर्स एंड दस रेक्टिफाइड। यानी कि यहाँ पे
कोई भी पर्सन है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रूल्स जो बनाए जाते हैं यहाँ पे आर्टिकल्स के अंदर, तो आर्टिकल्स के अंदर क्या प्रोविजन है कि कोई भी कॉन्ट्रावेंशन अगर कर रहा है तो यहाँ पे इट्स एन इरेग्युलॅरिटी, एक मिस्टेक म्हणून किंवा इरेग्युलॅरिटी म्हणून त्या गोष्टी काय केल्या जातात, कन्फर्म केल्या जातात शेअर होल्डर्स सोबत. शेअर होल्डर्स सोबत काय केल्या जाते, कारण शेअर होल्डर्स जे आहेत ते तुमच्या कामामध्ये जर हे नसेल, ज्याला सुसूत्रता असं आपण म्हणतो मराठीमध्ये, अगर आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे, रूल्स तोड़ रहे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे शेयर होल्डर्स आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे. तो इसके लिए वो कंफर्म किया जाता है शेयर होल्डर्स के साथ कि it is only a irregularity and then at this then and thus rectified it. मतलब काय यामध्ये तुम्हाला काय समजतंय की मग पुन्हा त्यात सुधारणा केली जाईल. तो बहुत स्ट्रांगली ऐसा कोई रूल नहीं है इसके लिए कि अगर आप कोई भी चीज ये नहीं कर रहे, मतलब ज्याला आपण म्हणतो की कॉन्ट्राव्हेन्शन त्यामध्ये नाहीये. कॉन्ट्राव्हेन्शन जर झालं तर तरी सुद्धा तुम्ही पुन्हा ते काय करता, त्या चुका सुधारण्याचा प्रयत्न केला जातो. समजतंय ना? म्हणजे इथे फार सॉफ्ट रूल्स आहेत. कॉन्ट्राव्हेन्शन जरी झालं तरी ते कन्फर्म करून शेअर होल्डरशी पुन्हा त्यामध्ये काही सुधारणा केल्या जातील. नया कुछ तो उसमें और एडिशनल बनाया जाएगा. लेकिन यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी एमओए जो है, वहां पे क्या किया जाएगा कि जो भी आप काम कर रहे हो तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, नल रहेगा, वॉइड रहेगा और रेक्टिफिकेशन बाद में उसके लिए दिया जाएगा. ओके, समजला डिफरन्स? अतिशय साधा आणि सिंपल भाषेमध्ये दिलेला आहे. त्याच्यानंतरचा पुढचा पार्ट आहे तो प्रॉस्पेक्टस. मी प्रॉस्पेक्टस बद्दल तुम्हाला काही गोष्टी मुद्दामून सुरुवातीलाही सांगितल्या होत्या की प्रॉस्पेक्टस मी आतापर्यंत जेवढे ऍडमिशन्स घेतलेत कॉलेजला, अगदी 12वी 11वी असेल, आता पण तुम्ही FY ला ऍडमिशन घेतलं तर सॉफ्ट कॉपी मध्ये तुम्हाला प्रॉस्पेक्टस मिळाले असेल किंवा तुम्ही मागच्या वर्षीचे पाहू शकता हार्ड कॉपी. तर यामध्ये नक्की काय कंटेंट असतं, तुम्हाला असं वाटतं का की माझी इन्स्टिट्यूट आहे, माझं कॉलेज आहे आणि मी डिसाईड करेन की ह्यामध्ये काय असलं पाहिजे? तर असं नाहीये. ह्यासाठी सुद्धा कंपनीला काय करावं लागतं की त्यांच्यासाठी काही क्लॉज दिलेले आहेत आणि ते तुम्हाला फॉलो करावे लागतात. कंपनी जेव्हा एखादं प्रॉस्पेक्ट तयार करते तिचं, मग ती कंपनी कुठली प्रॉस्पेक्ट तयार करते, कुठली कंपनी नाही करत किंवा कुठे जरुरी नाही राहत त्या गोष्टी. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा स्टडी ह्या प्रॉस्पेक्टस मध्ये आपण करणार आहोत. जे प्रॉस्पेक्टस किंवा सेक्युरिटीज किंवा रूल्स हे 2014 मध्ये ज्या काही गोष्टी त्यामध्ये आल्या बघा, लिगल रिक्वायरमेंट्स त्याचे काय आहेत किंवा कंटेंट्स कुठले असतील, तर ह्या गोष्टी आपण जनरली इथे ओव्हरव्ह्यू त्याचा बघणार आहोत प्रॉस्पेक्टस मध्ये. हा 3rd युनिटचाच एक पार्ट आहे. यामध्ये इंट्रोडक्शन दिलेली आहे तुम्हाला प्रॉस्पेक्टसची. इंट्रोडक्शन च्या पुढचा पार्ट तुमचा येतो. इंट्रोडक्शन मध्येच आपण बघूया की प्रॉस्पेक्टस म्हणजे नक्की काय आहे. एवढं डीप तुम्ही एवढा सगळं रायटिंग करण्याची गरज नाहीये. तुम्ही इथून स्टार्ट केलं नोट्स राईट करताना तरी सुद्धा चालेल. ओके, सो अंडर सेक्शन 270 डिफाइन्स प्रॉस्पेक्टस, एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इशू एज अ प्रॉस्पेक्टस. प्रॉस्पेक्टस क्या रहता है? प्रॉस्पेक्टस के अंदर किस तरह के पिक्चर्स रहते हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन रहती है, कौन से ऑथोराइज पर्सन के स्पीच रहते हैं, जैसे आपके प्रॉस्पेक्ट के अंदर रहते हैं ना चेयरपर्सन के, प्रिंसिपल का स्पीच रहेगा, चेयरमैन का रहेगा, या डायरेक्टर्स के रहेंगे स्पीच. ये मोटिवेशनल स्पीच रहते हैं जो कि आप क्या करते हो, पढ़ सकते हो. तो वैसे ये एक डॉक्यूमेंट है, डिस्क्राइब और इशूड एज अ प्रॉस्पेक्टस एंड includes a red hearing prospectus referred to in section 32. अभी यहाँ पे रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस क्यों कहा गया है वो भी हम आगे जाके देखने वाले. और शेल्फ प्रॉस्पेक्टस रेफर्ड टू इन सेक्शन 31 और एनी नोटिस सर्कुलर. अभी जो नोटिस दी जाती है ना आपको कि कल छुट्टी है, ये नोटिस है, तो इस तरह की नहीं, इतनी शॉर्ट टर्म नोटिस नहीं. नोटिस किसी और चीज के लिए, कंपनी का प्रॉस्पेक्ट है तो ऑब्वियसली कंपनी के जो एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स है उनके लिए इंफॉर्मेशन कुछ अगर आपको देनी है, सर्कुलर देना है. सर्कुलर कैसे बनाया जाता है कि जैसे एग्जाम रिलेटेड सर्कुलर आता है, एग्जाम के हमारा जो जो
इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसके अंदर किस तरह का सर्कुलर रहता है, एग्जाम के सर्कुलर्स आते हैं ना, एग्जाम किस तरह से कंडक्ट करनी है, कितने मार्क्स कॉलेज देगा, कितने मार्क्स यूनिवर्सिटी देंगी, वैसे कंपनी का भी कुछ सर्कुलर रहता है, रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, वो भी इसके अंदर रहेगा। एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेस ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी पब्लिक के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहेगी, जिसके थ्रू पब्लिक क्या कर सकती है, परचेसिंग कर सकती है। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में हम थोड़ा सा डीपली जाएंगे। प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन टू एन ऑफर टू द पब्लिक। प्रोस्पेक्टस एग्जैक्टली क्या काम करता है? अभी आप बोलोगे कि प्रोस्पेक्टस तो हमने ओनली एडमिशन के लिए देखा मैडम, हमें भी नहीं पता, ऐसा नहीं चलेगा। प्रोस्पेक्टस अगर कंपनी का है तो ऑब्वियसली वो क्या करता है, इनविटेशन प्रोवाइड करता है, ऑफर्स देता है पब्लिक के लिए कि हमारी कंपनी के अंदर कौन किस तरह के सर्विसेज है, किस तरह के प्रोडक्ट्स है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है, तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो कि वो परचेसिंग कर सकते हो। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। इन्विटेशन देना है, इन्विटेशन जैसे कि हम लोग शादी का भी तो इन्विटेशन तैयार करते हैं ना, कार्ड, कार्ड में एक सेंटेन्स तो रहता है, लग्नाला अवश्य या, किंवा त्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी असतात, तुम्ही वाचलेले असतील इन्व्हिटेशन, जे की लग्न पत्रिका असते ना, इन्व्हिटेशन मध्ये काय असतं की तुम्ही बेसिक इन्फॉर्मेशन, नक्की लग्न कोणाचं आहे, कोणाची मुलगी आहे, कोणाचा मुलगा आहे, तर असतं, रिलेटिव्हची थोडी नावं दिलेली असतात, तुमचा ऍड्रेस दिलेला असतो, ज्याच्यामध्ये काय असतं मेन्शन, ऍड्रेस देण्यामागचं रिझन काय की तुम्ही ह्या ऍड्रेसवर या, म्हणजे एक प्रकारे इन्व्हाइट केलेलं आहे, ओके ना, फोन नंबर असेल, तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, डेट दिलेली असेल, कुठल्या डेटचं ते इन्व्हिटेशन आहे, सेम इथे प्रॉस्पेक्टस जेव्हा कंपनीचं बनवलं जाईल तेव्हा तुम्हाला काय केलं जाईल की अशा ऑफर्स तुम्हाला पब्लिक साठी दिल्या जातील. दस इट इज द बेसिक डॉक्युमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच इन्व्हेस्टर decide whether or not to subscribe to the shares or debenture. Thus, there requires an unstinted disclosure of various matters through the prospective without any variation. यानी कि डिस्क्लोज की जाती है इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोज करना यानी क्या करना है, आपको इनवाइट करना है पब्लिक को। तो यहाँ पे जो प्रॉस्पेक्टस बनते हैं वो किसी एक ही टाइप का नहीं रहता, हम देख सकते हैं आगे जाके हम उसके टाइप्स देखने वाले हैं कि किस तरह के प्रॉस्पेक्टस में किस तरह की इंफॉर्मेशन किस तरह से इनवाइट किया जाएगा। अभी आप बोलोगे मैडम प्रॉस्पेक्टस के अंदर क्यों इतने टाइप्स रखने, एक सिंपल भी फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन अगर हमें दिया है तो हमें स्टडी करना है, ओके ना। सो अब्रीच प्रॉस्पेक्टस फर्स्ट थिंग इज, अभी प्रॉस्पेक्टस को स्टडी करते वक्त हमें ऐसे राइटिंग नहीं करना है जैसे बहुत लोगों को आदत रहती है। क्या करते हैं बहुत सारे लोग, एक टॉपिक अगर आया सामने तो उस पे इतना डिस्क्रिप्शन देते हैं, इतना डिस्क्रिप्शन, आप बोलोगे मैडम तो डिस्क्रिप्शन नहीं दिया तो फिर समझ में कैसे आएगा। बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम वन सेंटेंस के अंदर भी बता सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी है कि जिसका डिस्क्रिप्शन होना जरूरी रहता है। मैंने अगर फॉर्मूला पूछा है तो आप फॉर्मूला ही बता, एग्जाम के अंदर भी हम वही मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन क्या है और हम लोग किस तरह से आंसर लिख रहे हैं, इसके ऊपर भी आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं, बराबर है ना। 15 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है और आपने बताया कि मैडम मुझे तो आता था, बहुत सारा आता था, लेकिन मैंने एक पैराग्राफ के अंदर सब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एक्सपेक्टेशन सामने वाला क्या रखता है उस तरह से हमें वो डिस्क्रिप्टिव करना है। तो हम डेकोरेट कर लेते हैं ना 7 पॉइंट्स, जैसे मैंने बताया कि मिनिमम 7 पॉइंट्स लिखने हैं, तो ऑब्वियसली हम उस 7 पॉइंट्स को डायग्राम के अंदर भी डाल सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, पैराग्राफ्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है कि मिनिमम 2 या 3 पेज का आंसर होगा, उसके अंदर 7 पॉइंट्स होंगे, उसके अंदर भी डायग्राम है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन जब आप यूनिट स्टडी करते हो तो इंट्रोडक्शन तो ऑब्वियसली हर एक चैप्टर की आती है। उसके बाद जो भी मेन क्वेश्चन है उसके अंदर, अभी मेमोरेंडम है इमेजिन करो, या प्रोस्पेक्टस है तो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन आती है। तो इन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, 15 में से हम लोग कितने मार्क्स देते हैं, अगर ये सब चीजें उस पेपर में है,
आपको 12 या 13 मार्क्स या 14 भी मिल सकते हैं, ओनली 1 मार्क्स कट हो सकता है। तो ये क्या है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। लेकिन अगर मुझे कहीं पे शॉर्ट नोट्स पूछे, शॉर्ट नोट्स लिखूंगी, तो शॉर्ट नोट अगर 5 मार्क्स के लिए और मैंने 3 पेज का डिस्क्रिप्शन लिखा तो कुछ फायदा है। 5 में से 5 आउट ऑफ तो नहीं मिलते थ्योरी सब्जेक्ट में, तो फिर मेरा टाइम वेस्ट होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। उसी तरह से हमें इस प्रोस्पेक्टस को स्टडी करना है कि ये एवरेज कब होगा। एवरेज यानी कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में दिया जाएगा, उसका लॉन्ग फॉर्म आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। तो हम देख सकते हैं सी, it means a memorandum containing silent features of prospectus as may be prescribed. It contains only those details as are included in the prospectus, though in an abridged form. It may be noted that if any condition is imposed on the applicants of shares or debentures to waive compliance with any of the requirements governing issues of prospectus, or if any statement is made requiring the applicant to take a notice of any contract, document or matters not specifically referred to in the prospectus. अभी यहाँ पे जो भी इन्विटेशन देते हैं ये तो हमें पता है, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं देने हैं कि जिससे आप लोग क्या करते हो कि कोई नोटिस दी जाएगी कॉन्ट्रैक्ट के लिए या एप्लीकेंट्स के लिए या डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, कुछ मैटर्स पे आप डिस्कस कर रहे हो, तो ये सारी चीजें इस एवरेज प्रोस्पेक्टस के अंदर नहीं आएंगी। एंड द सेम शैल बी वॉइड, तो ये सब क्या होगा, वॉइड होगा, म्हणजे त्याचा काही उपयोग होणार नाही। नॉन कॉम्प्लायन्स ऑफ दिस प्रोविजन by any person shall attract punishment in terms of fine which may extend ₹5,000। अगर आप इस तरह से कुछ नोटिस या कुछ मैटर्स पे एवरेज प्रोस्पेक्टस के अंदर इंफॉर्मेशन डाल रहे हो तो आपके लिए जो पनिशमेंट है वो किस तरह की रहेगी, तो कितना फाइन लगेगा आपको, ₹5,000। आप बोलोगे मैडम हर चीज में पनिशमेंट, हर चीज में आपको फाइन, तो ये तो लॉ है। लॉ अगर हम सीख रहे हैं, आपने अगर मेरा लेक्चर नहीं किया तो मैं अभी बताती हूँ कि आपको भी फाइन लग सकता है। क्यों? क्योंकि हम लॉ सीख रहे हैं ना, लॉ के लिए अटेंडेंस बहुत जरूरी है। अगर क्लॉज आपको पता नहीं है, रूल्स पता नहीं है, तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते, ओके ना। वैसे प्रोस्पेक्टस के अंदर सेकंड प्रोस्पेक्टस का टाइप है डीम प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस बाय इम्प्लीकेशन। अभी ये जो डीम प्रोस्पेक्टस है इसके अंदर क्या प्रोविजन है, देखो, nowadays offer of a sale of shares or debentures are made through issue houses। ये जो इशू हाउसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि ऑफर्स देते हैं, सेल ऑफ शेयर्स, शेयर्स अगर सेल करनी तो डिबेंचर्स के बारे में, तो यहाँ पे बताया कि इट इज द इशू हाउस हु एडवर्टाइजेस एज इट इज नॉट एडवर्टाइज बाय द कंपनी। कंपनी के थ्रू ये एडवर्टाइज नहीं दी जाती, तो ये इशू हाउस है। ये जो डीम प्रोस्पेक्टस है उसके थ्रू ये एडवर्टाइज किया जाएगा। एंड these were not deemed to be a prospectus. To check the bypassing of the provision of law, all document containing offer of shares or debentures for sale shall be included within the definition of prospectus and shall be deemed as prospectus by implication। यानी कि इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेल ऑफ शेयर्स के ऑफर्स दे सकते हैं। समझ में आना यहाँ पे। अभी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, मैंने लास्ट में आपको बताया था कि रेड हियरिंग का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी। इट इज प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट कंटेन ऑल पर्टिकुलर्स ऑन द प्राइस एंड क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड। यानी कि इसके अंदर प्राइस रिलेटेड कोई चीज नहीं रहेगी। This means that in case the price is not disclosed, the number of shares and the upper and lower price bonds are disclosed। एग्जैक्टली जो सर्टन प्राइस है ना वो मेंशन नहीं की जाएगी इस प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो क्या किया जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स उस प्राइस के बारे में डिस्क्लोज किया जाएगा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर। समझ में आ रहा है यहाँ पे। On the other hand, an issuer can state the size and number if shares are determined later. It is issued at least 3 days prior to the opening of the offer।
यानी कि जो ऑफर आपको देनी है शेयर्स के बारे में हो या प्राइस के बारे में, सिक्योरिटीज के बारे में, तो ये जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है वो पहले से कितने दिन पहले बनता है, तो उन्होंने एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द ऑफर, जब आपकी ऑफर आप देने वाले हो, अगर मुझे क्या करना है कि 31st के लिए कुछ ऑफर देनी है, तो 31st से पहले मुझे क्या करना है, 3 दिन पहले ही ये ऑफर इस रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू डिस्क्लोज करनी है, बहुत ज्यादा पहिले मैं ये डिस्क्लोज नाही करूंगी. आता बघा दिवाळीमध्ये सुद्धा खूप ऑफर्स असतात की नाही, तसंच आहे, म्हणजे हे रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टसचा वापर तशा पद्धतीने केला जातो. आता इथे शेल्फ प्रॉस्पेक्टस दिलेला आहे. शेल्फ प्रॉस्पेक्टस मध्ये काय येतं बघा, and information memorandum. It is a prospectus issued by any financial institution or bank whose main object is financing for one or more issues of securities or class of securities specified in that prospectus. यानी कि इस मेमोरेंडम, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दिया है शेल्फ प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो ऑब्वियसली ये क्या करता है, सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है. ये जो इसका मेन इश्यू है सिक्योरिटीज का, उसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटीज आते हैं, फिर क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस तरह के शेल्फ प्रॉस्पेक्टस बनाते हैं. हम कहीं पे भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इमेजिन करो कि हमें सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए रहती है, तो इस सिक्योरिटी को आप किस तरह से मेंशन करोगे, तो ये प्रॉस्पेक्टस बनाया जाता है, और प्रॉस्पेक्टस के अंदर उसके रिलेटेड मेमोरेंडम मतलब कि एक्टिविटीज दिए जाते हैं कि आप अगर ये एक्टिविटीज फॉलो कर रहे हो, पर्पस दिया जाता है. मेमोरेंडम क्या है आपको पता है, तो पर्पस दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाएगा, जो कि आपके लिए सिक्योरिटी का काम करेगा. अगर आपको सिक्योरिटी मिल रही है मेमोरेंडम के थ्रू, तो आप क्या करोगे कि ये शेल्फ प्रॉस्पेक्टस आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तभी जाके हम क्या करते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना. सो ये शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस, डीम प्रॉस्पेक्टस, इस तरह से हमने ये प्रॉस्पेक्टस का स्टडी कंप्लीट किया यहाँ पे. अभी जो कंटेंट्स है प्रॉस्पेक्टस के, वो हमें स्टडी करने हैं. लेट्स सी द कंटेंट्स. According to section 26(1) of the Act, read with the companies rules 2014, the following are the matters to be included in prospectus. जैसे हमने AOI के कंटेंट स्टडी किए, MOI के कंटेंट स्टडी किए, अभी इसके अंदर क्या है prospectus के अंदर, names and addresses of the registered office of the company, company secretary, chief financial officer, compliance officer, auditors, legal advisor, bankers, trustee, if any underwriters and such other persons as may be prescribed. जैसे हम लोग, आता तुम्ही बघू शकता आपलं प्रॉस्पेक्टस जे असतं त्यामध्ये काय केलेलं असतं, प्रिन्सिपल्स असतात, चेअरपर्सन्स असतात, त्यानंतर ऍडवायझर्स असतात, सेक्रेटरी असतात, जसं मी तर सांगितलं त्यांचे ऍड्रेस असतो, त्यांचा फोन नंबर असतो. हे सगळं ह्या प्रॉस्पेक्ट मध्ये का दिलेलं असतं की कुठल्याही वेळी तुम्हाला कुठल्याही पर्सनशी कॉन्टॅक्ट करण्याची वेळ पडली, काही इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल, आता सपोज तुम्हाला ऍडमिशन संदर्भात काही गोष्टी आणखी विचारायच्या असतील, अधिक माहिती घ्यायची असेल, तर त्यासाठी एक बॉडी बनवलेली असते, त्यामध्ये काही टीचर्स किंवा प्रोफेसर्सची नावं दिलेली असतात, त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करायला लावतात. बरोबर, म्हणजे तुम्हाला अगदी त्या कोर्स विषयी माहिती हवी असेल, ऑफिसचा एखादा ऑफिसशी कॉन्टॅक्ट करायचं असेल, त्यासाठी एक नंबर दिलेला असतो. म्हणजे तुम्हाला काय केलं जातं की फुलफिल अशी इन्फॉर्मेशन त्यामध्ये नेम आणि ऍड्रेस सहित काय केलं जातं, दिलं जातं. तसं सेम कंपनीचं प्रॉस्पेक्टस आहे, तर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, म्हणजे त्याचं ऑफिस कुठे आहे, जसं आपण बघितलं की नाही याच्यामध्ये की तुमचं कुठल्या स्टेट मध्ये ऑफिस आहे, मेमोरेंडम मध्ये जसं ठरवलं जातं, मग प्रॉस्पेक्टस मध्ये त्याचे नेम आणि ऍड्रेस दिलेला असेल, जेणेकरून आपल्याला त्या ऑफिसशी कधीही कॉन्टॅक्ट साधता येऊ शकतो, पर्सनली तुम्ही तिथे कॉन्टॅक्ट करू शकता. नेक्स्ट थिंग आहे कंटेंट्स मध्ये, डेट्स ऑफ द ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ द इश्यू अँड डिक्लेरेशन अबाउट द इश्यूज ऑफ द अलॉटमेंट लेटर अँड रिफंड्स विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम. म्हणजे काय बघा की कुठलाही इश्यू आहे, म्हणजे कुठली गोष्ट आहे, आता सपोज कंपनी काय काय ऍक्टिव्हिटी करते त्यावर डिपेंड आहे की कुठल्या टाईपचा इश्यू आहे, सेलिंग आहे किंवा काय आहे, तर त्याचं ओपनिंग किंवा क्लोजिंग कधी होणार आहे,
त्याच्या डेट्स दिलेल्या असतात. अनाउन्समेंट करतात की नाही मार्केटमध्ये कंपनी, की माझं येणारं हे नवीन प्रोडक्ट आहे. मग त्याची अनाउन्समेंट केलेली असते की हे इतक्या डेटला काय होईल की लॉन्च केलं जाईल. जसं की हॉलिवूड बॉलिवूड इंडस्ट्री काय करते की त्यांची येणारी फिल्म जी आहे तिची अनाउन्समेंट करते. त्याचे काही तुम्हाला शॉर्ट हे शॉर्ट्स थोडे थोडे दाखवले जातात, ज्यामुळे काय होतं की तुम्हाला एन्करेज केलं जातं ते बघण्यासाठी, की ती मूवी आल्यानंतर पहिल्याच दिवशी पहिल्याच शोला मी ती मूवी बघणार आहे, बरोबर. तसं इथे काय करते कंपनी, की तुमचे जे इश्यूज आहेत कुठल्याही, म्हणजे तुमची कंपनीमध्ये जसं आर्टिकल्स मध्ये तुम्ही बघितलं की नाही, की कशा पद्धतीचे इश्यूज असू शकतात, रिम्युनरेशन आहे किंवा कुठलंही आहे, कुठलीही गोष्ट असेल तर ती ओपन कधी होणार आहे आणि क्लोज कधी होणार आहे त्याचं डिक्लेरेशन. रिफंड रिलेटेड पण काही टाइम पिरियड दिला जातो, की रिफंड जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तो कशा पद्धतीने प्रिस्क्राईब टाइम मध्ये दिला जाईल. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या सेकंडली येतात यामध्ये. आता तुम्ही बघू शकताय थर्ड पॉइंट, स्टेटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अबाउट अ सेपरेट बैंक अकाउंट where all monies received out of the issue are to be transferred and disclosure of details of all monies. इथं monies दिसते पण actually it is called a monies, including utilized and unutilized monies out of the previous issue in the prescribed manner. अभी यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे प्रोस्पेक्टस के अंदर, जहाँ पे उन्होंने बताया where all the monies received out of the issue, किसी एक इशू के लिए कितना मनी रिसीव किया है, कितना ट्रांसफर हुआ है, उसके डिटेल्स आपको दिए जाएंगे। यानी कि उसमें यूटिलाइज और अनयूटिलाइज दोनों चीजें वो उस इशू के अंदर, प्रीवियस इशू के अंदर प्रिस्क्राइब मैनर में दी जाएगी। कंपनी में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ऑब्वियसली कितने सारे क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टर्स है, तो उनका जो मनी है, उनका जो असेट है, वो किस तरह से कंपनी यूज कर रही है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, एक स्टेटमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, स्टेटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अबाउट द सेपरेट बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट के बारे में जो जानकारी है, कितना एक इशू के लिए कितना मनी रिसीव किया गया, कितना यूज किया गया, कितना ट्रांसफर हुआ, किसका यूटिलाइजेशन हुआ, कितना पेंडिंग है, अनयूटिलाइज है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन इस प्रॉस्पेक्टस के अंदर दी जाएगी। ओके, समजते ना। फोर्थ पॉइंट तुमचा आहे consent of the directors, auditors, bankers to the issue, experts' opinion, if any, and of such other persons as may be prescribed. अभी बहुत बार कंपनी जब भी कंपनी फॉर्म होती है तो कंपनी कुछ अकेले वन नेम कंपनी भी हमने देखी, लेकिन यहाँ पे अगर जनरल हम पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉस्पेक्टस जब बनता है तो प्रॉस्पेक्टस के अंदर किसके कंसेंट्स होना जरूरी है। कंपनी फॉर्म होते वक्त उसके कुछ ऑडिटर्स है, डायरेक्टर्स है, जो मेंबर्स है, उसके अंदर बैंकर्स है, तो एक्सपर्ट्स ओपिनियंस है, तो हर एक का एक्सपीरियंस उसके अंदर शेअर किया जाएगा उस कंपनी रिलेटेड। डायरेक्टर्स का क्या कहना आहे, ज्याला आपण संमती म्हणजेच काय, की त्यांचं मत, ओपिनियन त्यांचं काय आहे, एक्सपर्ट्स ओपिनियन क्यों दिए जाएंगे प्रॉस्पेक्टस के अंदर, क्योंकि अगर वो लोग कहते हैं कि दिस कंपनी इज वेरी वेरी सक्सेसफुल इन द मार्केट और आगे जाके भी इसकी ग्रोथ हो सकती है, तो ऑब्वियसली जो अदर पब्लिक है उसे क्या होगा कि इन्विटेशन दिया जाएगा। ये प्रॉस्पेक्टस इन्विटेशन का ही काम करता है, ऑफर्स देने का ही काम करता है। तो ऑब्वियसली उसके अंदर आपको अगर एक्सपर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, उनके ओपिनियन हमने लिए हैं, या डायरेक्टर्स के कंसेंट है, ऑडिटर्स के है, बैंकर्स के है, तो ये कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कंपनी का काम किस तरह का है, या उसमें एमओए क्या है, ओए क्या है, तो ये सब डिस्क्लोज किया जाता है प्रॉस्पेक्टस के थ्रू। प्रॉस्पेक्टस अगर ये जानकारी हमें दे रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि एक्सटर्नल पब्लिक के लिए, आउटसाइडर्स के लिए ये इन्विटेशन रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। ओके ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी नेक्स्ट थिंग ये है, फिफ्थ पॉइंट है द अथॉरिटी फॉर द इशू एंड द डिटेल्स ऑफ द रिसोल्यूशन पास देयरफॉर।
तो अभी यहाँ पे अथॉरिटी क्या फॉर द इशू, मतलब कि कोई भी इशू है तो उस पे काम करने के लिए अथोराइज पर्सन कौन है, उसका डिटेल्स दिए जाएंगे। रिसोल्यूशन किस तरह से उसे पास किया जाएगा वो भी यहाँ पे प्रोस्पेक्टस के अंदर कंटेंट्स के अंदर दिया जाएगा। प्रोसीजर एंड टाइम शेड्यूल फॉर अलॉटमेंट एंड द इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज। तो प्रोसीजर क्या है, जैसे मैंने बताया, अगर आपको बीएमएस में एडमिशन लेना है तो प्रोसीजर क्या कहती है, किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन है। वैसे यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या किसी इशू के लिए मुझे क्या करना है, काम करना है कंपनी के साथ, तो फिर प्रोसीजर क्या कहती है, टाइम शेड्यूल किस तरह का है। इन्वेस्टर से उनको अगर इन्वेस्ट करनी है कंपनी के अंदर तो अलॉटमेंट किस तरह की है, जे कामाचं वाटप कसं केलेलं आहे, शेड्यूल कसं बनवलेलं आहे, प्रोसिजर काय आहे, हे सुद्धा तुम्हाला प्रॉस्पेक्टसच्या थ्रू सांगता येऊ शकतं। समजलं? हं? पुढे दिला कॅपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इन द प्रिस्क्राइब मॅनर, म्हणजे ऍक्च्युअली कैपिटल कितनी है कंपनी कड़े अवेलेबल। मैंने जैसे पहले ही आपको बताया, कोई कंपनी चलानी है, फॉर्म करनी है, तो ऑब्वियसली मेरे हाथ में कितना कैपिटल है, मेरी कैपेसिटी कितनी, लायबिलिटीज क्या है, उसके बारे में अगर जानकारी है आपको तो ही हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें इंकरेज हो सकते हैं। तो इसका प्रिस्क्राइब मैनर यानी कि डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्रोस्पेक्टस में दी जाएगी, ये इसका एक कंटेंट है। एज पर द रूल्स द प्रोस्पेक्टस बी टू बी इशूड शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नेमली द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, कोई भी एक इशू पे आप काम कर रहे हो तो उसके ऑब्जेक्ट क्या है, द पर्पस फॉर विच देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, उसके लिए आपको कितने फंड्स की जरूरत है, रिक्वायरमेंट कितनी है, फंडिंग प्लान कैसा है आपका, यानी कि आप कहाँ से फंड्स एलोकेट कर रहे हो, आपने लोन लिया है या किसी और से ले रहे हो, किसी और कंपनी की हेल्प ले रहे हो या इन्वेस्टर से कोई, तो यहाँ पे आपको ये भी जानकारी उसके अंदर रहेगी। समरी ऑफ द प्रोजेक्ट अप्राइजल रिपोर्ट, तो जो जिस प्रोजेक्ट पे वो कंपनी काम कर रही है उसकी एक समरी दी जाएगी, यानी कि एग्जैक्टली वो वर्क कहाँ तक आया हुआ है, वो प्रोजेक्ट एग्जैक्टली क्या है। द शेड्यूल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, उसका शेड्यूल दिया जाएगा प्रोजेक्ट का। इंटीरियर यूज ऑफ फंड्स, फंड्स किस तरह से यूज किए जा रहे हैं, यूटिलाइज फंड कितना है, अनयूटिलाइज फंड कितना है, तो ये सब चीजें प्रोस्पेक्टस के कंटेंट में आती है। नेक्स्ट दिया है द मेन objects and present business of the company and its location, schedule of implementation of the project। मैंने जैसे पहले ही बताया कि कोई कंपनी है तो उसका ऑब्जेक्ट पता होना जरूरी है, उसका लोकेशन कंपनी का, जहाँ पे कंपनी बिजनेस करने वाली लोकेशन और शेड्यूल के बारे में आपको पता है, तो ये आप इन्वेस्ट वहाँ पे करना चाहेंगे या आपका इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये जानकारी आपके पास होना जरूरी है। तो ये सब जानकारी आपको कंपनी प्रोस्पेक्टस में जो कंटेंट डाला जाता है उसके थ्रू दी जाएगी। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, मिनिमम 7 पॉइंट्स का होना जरूरी है। मैंने यहाँ पे आपको 9 पॉइंट्स एक्सप्लेन किया है, इसमें से कोई भी 7 पॉइंट्स आप ले सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा मीटिंग्स। हम लोग थर्ड यूनिट के नजदीक, मतलब लास्ट पॉइंट के नजदीक आ रहे हैं अभी, तो आज के लिए इतना ही काफी है, यहाँ तक हम रुकते हैं। सो थैंक यू सो मच।